गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। पिछली वीडियो में अपन ने 1858 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ा हुआ था, है ना। आज की वीडियो में हमें दो अधिनियम पढ़ने हैं। एक पढ़ना है 1892 का भारत शासन अधिनियम और एक पढ़ना है हमें 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो पहले अपन बात करेंगे 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की। ठीक है, देखिएगा, अपन 1861 ईस्वी में पढ़ रहे थे कि 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद और भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। और वही परिषद आगे चलकर लघु संसद का क्या कर लेगी, रूप ग्रहण कर लेगी। तो जिन परिषदों का विस्तार अपन ने 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में किया था, उन परिषदों को अब और अधिक विस्तृत करना है तथा उन्हें शक्तिशाली बनाना है ना। तो भारत में जो परिषदें स्थापित हुई थी, जो कानून का निर्माण कर रही थी, उन परिषदों का विस्तार करने के लिए तथा उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1892 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसे नाम दिया गया 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। सिर्फ इसका मकसद है भारत में स्थापित विधान परिषदों का शक्तिशाली बनाना तथा उनका विस्तार करना, है ना। तो 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था 1892 के अधिनियम का कि जो भारत में विधान परिषदें हैं, है ना, जो भारत के लिए कानून का निर्माण कर रही हैं, उन विधान परिषदों को शक्तिशाली बनाया जाए, उन्हें ताकतवर बनाया जाए, उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएं तथा उनका क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। जैसे अपन ने कहा कि 1861 ईस्वी में जिस विधान परिषद की स्थापना हुई थी, जो भारत के लिए कानून का निर्माण कर रही थी, उस विधान परिषद को सिर्फ अधिकार क्या था, कानून का निर्माण करना। ना वो प्रश्न पूछ सकती थी, ना वो बहस कर सकती थी, ना वो किसी विषय पर क्या कर सकती थी, प्रस्ताव पारित कर सकती थी। तो उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए तथा उनका विस्तार करने के लिए 1892 का भारत शासन अधिनियम आया, है ना। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में स्थित विधान परिषदों का विस्तार करना तथा उन्हें शक्तिशाली बनाना, पहला। दूसरा पॉइंट था 1892 के अधिनियम का कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, यानी भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए और भारत के प्रत्येक प्रांत के लिए जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं, है ना, यानी दो तरह की विधान परिषदें स्थापित हो गई थी, केंद्र के लिए या संपूर्ण भारत के लिए, संघ के लिए संघीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद, और भारत के जितने भी प्रांत थे उन समस्त प्रांतों के लिए प्रांतीय विधान परिषद, है ना। तो 1892 ईस्वी के अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें हैं, इन केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी, है ना, गैर सरकारी सदस्यों की क्या की जाए, नियुक्ति की जाए। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो सरकार के अंग नहीं है ना। तो 1892 के अधिनियम में कहा गया कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाए। लेकिन नियुक्ति, अब ध्यान देना, यहाँ पर नियुक्ति का तरीका बदलेगा। अभी तक सीधे उठाकर नियुक्त कर दिया जाता था, है ना, कोई चुनाव और ऐसा कुछ नहीं किया जाता था। लेकिन भारत में पहली बार अगर चुनाव के संकेत मिलते हैं, एक चीज ध्यान देने, क्वेश्चन आया करता है कि भारत में चुनावी प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से होता है, तो हमारा आंसर होता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, यह ऐसा अधिनियम है जिसमें चुनाव शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर, चुनावी प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख तो मिलने लगता है, लेकिन इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष एवं सीमित तौर पर, ध्यान देना, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, है ना, अप्रत्यक्ष एवं बहुत ही सीमित तौर पर चुनावी प्रावधान किए गए। लेकिन इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्लियर, 1861 में अपन ने कहा था कि विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार नहीं था, है ना, और जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी उसे भी प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 के अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने गवर्नर जनरल, जिसे हम नाम दे चुके हैं वायसराय, तो वायसराय और उसकी परिषद को विधान परिषद में वित्तीय विषयों पर, वित्तीय मतलब अगर कोई विषय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आय व्यय से संबंधित है, तो वित्तीय विषयों की विवेचना करने, प्रश्न पूछने तथा बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। समझ में आया।
1861 में अपन ने कहा था कि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1892 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश संसद ने स्पष्ट प्रावधान कर दिए कि अगर विधान परिषद में कोई ऐसा विषय आता है जो विषय आयव्यय से संबंधित है, वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है, तो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को उस पर विस्तृत विवेचना करने, प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। परंतु अगर उस विषय पर कानून का निर्माण होना है तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून निर्माण का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। कानून निर्माण गवर्नर जनरल और उसकी परिषद तभी कर सकती थी जब भारत राज्य सचिव, जो इंग्लैंड में है, 1858 में पढ़ा था, है ना, जब भारत राज्य सचिव उसकी क्या कर देगा, सहमति प्रदान कर देगा। ठीक है, तो 1892 के अधिनियम में सिर्फ इतने ही पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, यह अधिनियम पारित क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था कि भारत की जो विधान परिषदें हैं उन परिषदों का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए और उन्हें क्या किया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए। और इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित प्रावधान किए गए। हालांकि इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। प्लस साथ में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की जो सदस्य संख्या थी उस सदस्य संख्या का 40% सदस्य किस क्षेत्र से आएंगे, गैर सरकारी क्षेत्र से। ठीक, 1861 में वायसराय और उसकी परिषद को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1892 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय तथा उसकी परिषद को अगर कोई विषय विधान परिषद में ऐसा आता है जो विषय वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है, आय व्यय से संबंधित है, तो उस विषय पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को प्रस्ताव पारित करने, प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। परंतु अगर परिषद उस विषय पर कानून का निर्माण करना चाहती है तो उसके लिए भारत राज्य सचिव की अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक था। ठीक, अपन पढ़ रहे हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। थोड़ा इतिहास में चलते हैं, है ना। 1892 से पहले, है ना, ध्यान दीजिएगा, 1892 से पहले 1885 ईस्वी में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है और वो महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, है ना। इसकी स्थापना 1885 में हुई और 1885 में स्थापना से लेकर प्रतिवर्ष इसके वार्षिक अधिवेशन होते थे। दिसंबर जनवरी में इसके वार्षिक अधिवेशन होते थे प्रतिवर्ष 1885 से लेकर, है ना। तो 1892 का जो भारत शासन अधिनियम है वो 1889 से लेकर 1891 ईस्वी तक कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन हुए थे उन वार्षिक अधिवेशनों में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किए थे उन पारित किए गए प्रस्तावों के आधार पर 1892 का भारत शासन अधिनियम बना। तो इस पॉइंट को भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1892 का भारत शासन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 ईस्वी तक वार्षिक अधिवेशनों में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उन प्रस्तावों से प्रभावित होकर 1892 का भारत शासन अधिनियम बना। क्लियर, इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, न इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत है। बस इतना याद रखना है कि उद्देश्य क्या है, विधान परिषद को शक्तिशाली और विस्तार बनाना, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में 40% गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करना, है ना। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जब गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा तो उसके लिए अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए जाएंगे, है ना। लेकिन इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वायसराय तथा उसकी परिषद को विधान परिषद में अगर कोई विषय वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है तो वायसराय और उसकी परिषद को प्रस्ताव पारित करने, प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया। परंतु अगर वो कानून का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए भारत राज्य सचिव की अनुमति लेना आवश्यक होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1909 के भारत शासन अधिनियम की। ठीक है, 1909 के भारत शासन अधिनियम को एक नाम और दिया जाता है और वो नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, समझिए इसे। मार्ले जो हैं वो इस समय भारत सचिव है ना, भारत राज्य सचिव, जो पद 1858 ईस्वी में अपन ने बनाया था। याद होगा आपको, जब आपने 1858 का वीडियो देखा था तो आपको वहां पर समझाया गया था कि 1858 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को दिए गए, जिसे नाम दिया गया था भारत राज्य सचिव। क्लियर, तो 1909 ईस्वी में जो भारत राज्य सचिव है ना, ध्यान दीजिएगा वो कौन है, जॉन मार्ले, है ना। और 1909 ईस्वी में भारत का जो वायसराय है
ठीक है, उसका नाम है लॉर्ड मिंटो। और दोनों ने मिलकर भारत की शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश संसद ने उसे पारित करके कानून का रूप दे दिया था, इसलिए उसे नाम देते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम को समझने से पहले थोड़ा सा भारत का इतिहास समझना जरूरी है, तब इसे हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, 1892 का जब अधिनियम पढ़ रहे थे, है ना, तो अपन ने कहा कि 1892 के पहले 1885 में भारत में एक पार्टी की स्थापना हो गई जिसे नाम दिया गया कांग्रेस, है ना। और भारत, जब हम इतिहास में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ा जाता है तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना। और जो 3 भाग हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, उसका पहला भाग है 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, इसे हम नाम देते हैं उदारवाद, है ना। दूसरा भाग है 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक, इसे हम नाम देते हैं उग्रवाद, है ना। और जो तीसरा भाग है वो है 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, और इसे हम नाम देते हैं गांधी युग। क्लियर, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के भी 3 भाग हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब हुआ है आंदोलन जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था, वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, 3 भाग हैं। 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक, नाम क्या देते हैं, उदारवाद। उदारवाद का मतलब ऐसा युग जिसमें नेताओं ने सिर्फ रैलियां और हड़ताल और आवेदन देकर विरोध किया, है ना, उदार तरीके से, तो वो कहलाया उदारवाद। ठीक, उग्रवाद 1905 से 1919, यानी ये क्रांतिकारियों का युग था। तुम एक मारोगे तो 2 मारने की क्षमता हम भी रखते हैं, है ना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों का युग है ये। ठीक, तीसरा है 1919 से 1947 गांधी युग। इसमें गांधी जी आ गए, ये भी भूख हड़ताल और अनशन वाले हो गए और आवेदन देने वाले हो गए। ठीक है, 1909 का जो अधिनियम है, 1909 का अधिनियम पारित होने से पहले 1885 से लेकर 1909 तक की अगर हम इतिहास की घटनाएं देखें, है ना, तो 1885 से लेकर 1909 तक की अगर भारतीय इतिहास की घटनाएं देखी जाएं तो इस समय भारतीय इतिहास में 2 सबसे बड़ी घटनाएं हैं। ठीक है, पहली घटना है बंगाल का विभाजन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। बंगाल का विभाजन जो कब किया गया, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में। ठीक है, दूसरी घटना है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ये मुस्लिम लीग, मुसलमानों की पार्टी स्थापित हुई थी 1906 में। इसकी स्थापना का जो स्थान है वो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और इसकी स्थापना में मुख्यतः 2 लोगों का योगदान था, कलीमुल्ला खां और आगा खां का। ठीक है, 2 लोगों ने इसे स्थापित किया और ये अपने आप को सिद्ध कर रही थी कि जितना भी भारत का मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, हम करेंगे। ठीक, तीसरी महत्वपूर्ण घटना है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई, और कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी, 2 भागों में। एक कहलाता है नरम दल या उदारवाद, और एक कहलाता है गरम दल या उग्रवाद। क्योंकि जो कांग्रेस में 2 तरह के नेता थे, है ना। एक नेता ऐसे थे जो अंग्रेजों का विरोध भूख हड़ताल और आवेदन से करना चाहते थे, प्रार्थना पत्र देकर, भीख मांगकर, है ना। और कुछ नेता ऐसे थे जो अंग्रेजों का विरोध डंडे से करना चाहते थे, यानी खून का बदला खून से करना चाहते थे। तो जो कांग्रेस में 2 तरह के लोग आए, तो अलग अलग विचार आए, और अलग अलग विचारों के कारण 1907 में कांग्रेस का सूरत में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, गरम दल और नरम दल में, है ना। तो 1909 के पहले और 1892 के बीच में जो घटनाएं हैं वो ये हैं, यानी तीव्रता से भारत का राजनीतिक समीकरण बदला। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, है ना। पूर्वी बंगाल इन वर्तमान का बांग्लादेश, और पश्चिमी बंगाल इन वर्तमान का पश्चिम बंगाल, है ना। बांटा क्यों था, पश्चिम बंगाल की जो अधिकांश आबादी थी वो हिंदू बहुल थी, है ना, और पूर्वी बंगाल की जो अधिकांश आबादी थी वो मुस्लिम बहुल थी। और कर्जन दोनों को अलग अलग कर दिया था, दोनों को, जिससे दोनों में एकता ना हो, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य बढ़े, और दोनों आपस में लड़ते रहे, अंग्रेजों का विरोध ना करें। ठीक है, तो इतनी घटनाएं हुई। इतनी घटनाओं के कारण भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध, जैसे बंगाल विभाजन किया तो भारतीयों ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगभंग आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन चलाया, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, और इतना विरोध हुआ कि भारत में अनेकों रैलियां, हड़तालें हुई, है ना। और लास्ट में जाकर ब्रिटिश सरकार को बंगाल विभाजन क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। ठीक है, तो 1909 के अधिनियम को पारित होने से पहले भारत में राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे थे, है ना। और यही कारण है कि उस समय के भारत सचिव जॉन मार्ले और उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो, है ना, इन दोनों ने भारतीय परिस्थितियों
ध्यान दीजिएगा, दोनों ने भारतीय परिस्थितियों को समझा और भारतीय परिस्थितियों को समझकर एक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की। जब संसद ने उस अधिनियम को पारित कर दिया तो वो क्या बन गया, 1909 का भारत शासन अधिनियम। क्लियर। पहला विशेषता इसकी ये है कि पहला पॉइंट जो 1909 के भारत शासन अधिनियम का है वो यही है कि इस अधिनियम द्वारा जो भारत में विधान परिषदें थी, जो विधान परिषदें काम कर रही थी, उन विधान परिषदों का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। उन्हें प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए क्या किए जाएंगे, महत्वपूर्ण उपाय किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट वही विधान परिषदों का विस्तार। लेकिन दूसरे पॉइंट में यहाँ पर दो विधान परिषदें हैं, एक को हम नाम देंगे भारतीय विधान परिषद, या इसी को नाम दे सकते हैं संघ या केंद्र, है ना, भारतीय विधान परिषद, ठीक है। और दूसरी रहेगी जो प्रांतों में होगी, है ना, दूसरी रहेगी प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है। तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जो भारतीय विधान परिषद है और प्रांतीय विधान परिषदें हैं, ध्यान देना, तो भारतीय विधान परिषद जो कानून निर्माण करेगी, ध्यान देना, जो भारतीय विधान परिषद जो कानून निर्माण करेगी वो संपूर्ण भारत के लिए होगा, है ना, और प्रांतीय विधान परिषदें जो कानून का निर्माण करेंगी वो उस प्रांत विशेष के लिए होगा। 1909 का भारत शासन अधिनियम कहता है कि भारतीय विधान परिषदों द्वारा निर्मित कानून संपूर्ण भारत में लागू होंगे, इसलिए भारतीय विधान परिषद में जो बहुमत होगा, है ना, वो बहुमत क्या होगा, सरकारी सदस्यों का होगा, अर्थात सरकार जैसे चाहे वैसे कानून पारित कर सकती है। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में अगर हम बहुमत की बात करें तो 1909 के अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय विधान परिषदों में जो बहुमत होगा वो किसका होगा, गैर सरकारी सदस्यों का होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। 1909 ईस्वी के अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो भारत की विधान परिषदें हैं उनके कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया जाए, उन्हें प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद, है ना, में सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का क्या किया गया, बहुमत स्थापित किया गया। इसका कारण क्या था, क्योंकि प्रांतीय विधान परिषद जो कानून बनाएगा वो स्पेशली प्रांत विशेष के लिए होगा, लेकिन जो भारतीय विधान परिषद कानून बनाएगी वो प्रांत विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि संपूर्ण भारत के लिए होगा। इसलिए भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद में सरकार का बहुमत था, ब्रिटिश सरकार का, वो जैसे चाहे वैसे कानून बनवा सकती थी, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में बहुमत किसका था, भारतीयों का था, है ना। और 1909 के अधिनियम में अगर देखें तो 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार विधान परिषद में जो विधान परिषदें थी, भारत में पहली बार विधान परिषद में 1907 ईस्वी में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से एक का नाम था केजी गुप्ता, है ना, और दूसरे थे सैयद हुसैन बिरग्रामी, ठीक है। 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिरग्रामी। तो 1909 के अधिनियम में 2 पॉइंट आए। पहला पॉइंट, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य यही है कि विधान परिषदों के कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया जाए, उन्हें प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के उपाय किए जाएं। दूसरा पॉइंट, भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्य का बहुमत स्थापित किया जाए और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया जाए। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भारतीय विधान परिषद में ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। क्यों चाहती थी, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए कानून कहाँ लागू होंगे, संपूर्ण भारत में, तो ब्रिटिश सरकार ने वहां पर अपना बहुमत स्थापित कर लिया, है ना, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में किसका बहुमत कर दिया, गैर सरकारी सदस्यों का, है ना। और इस अधिनियम में जो भारतीय विधान परिषदें हैं, है ना, तो भारतीय विधान परिषदों में 1907 ईस्वी में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, जिसमें एक का नाम था केजी गुप्ता और एक का नाम था सैयद हुसैन बिरग्रामी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें। अपन गवर्नर वायसराय तथा उसकी कार्यकारी परिषद को पढ़ रहे थे, है ना, वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वाली, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहयोग एवं सहायता देने के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे, 4। 1784 में कितने कर दिए गए, 3। 1833 में कितने कर दिए गए, 4। क्लियर, है ना। फिर 1861 में कितने कर दिए गए, 5। ठीक, अब देखिए फिर से आ रहा है, ठीक है। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद है, उस परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, जिस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। क्लियर। एक पॉइंट ये याद रखिएगा,
1907 में भारतीय विधान परिषद में 2 भारतीयों को मनोनीत किया गया, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को, तथा वायसराय तथा उसकी कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्त किया गया था जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, पिछले एक्ट में अपन ने पढ़ा 1892 में कि जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद है ना, देखना गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद अलग है, गवर्नर जनरल और विधान परिषद अलग है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद अलग, गवर्नर जनरल और विधान परिषद अलग, है ना। तो 1892 के अधिनियम में अपन ने पढ़ा कि गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारी परिषद को विधान परिषद में अगर कोई विषय वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है तो प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार था। लेकिन अगर कानून निर्माण करना है तो भारत राज्य सचिव की अनुमति लीजिए। लेकिन 1909 के अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि अब विधान परिषद का कोई भी सदस्य, है ना, विधान परिषद में बजट पर बहस कर सकता है, प्रस्ताव पारित कर सकता है और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होता है ना। तो 1909 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान है कि विधान परिषद में सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रस्ताव पारित करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, इस अधिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, है ना, अगर कोई अधिनियम प्रभावी है, ये मुख्य भूमिका निभाता है, तो कौन सा निभाएगा? 1909 का। क्लियर? क्यों? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है भैया, आपने हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया, मान लिया हमने कैंसिल करवा लिया आपसे, है ना। हमारे देश के मुस्लिम वर्ग के कुछ नेताओं ने 1906 में अपने लिए एक पार्टी स्थापित कर ली जिसे नाम दिया मुस्लिम लीग। ठीक है, अब इसे थोड़ा पीछे से मैं लेता हूं। ठीक, हमारे देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया 1757 के प्लासी युद्ध से, है ना। कहां तक चला? 1857 ईस्वी तक। 1857 ईस्वी में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और संसद का शासन लगा, जो कहां तक चला? 1947 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये रहेगा कंपनी का शासन, है ना, और ये रहेगा संसद का शासन। ठीक है, कंपनी ने हमारे देश में 100 वर्षों तक शासन किया, हमने कोई बड़ा विद्रोह नहीं किया, है ना। लेकिन फिर ऐसा 1857 में क्या हो गया कि हमने अंग्रेजों के विरुद्ध एक भयंकर विद्रोह कर दिया, है ना। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, और हुआ क्या था, है ना, हुआ क्या था कि हमारे देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में एकता थी, और किसके विरुद्ध थी? अंग्रेजों की, है ना। तो इसी एकता के कारण हमने 1857 के विद्रोह को अगर हम देखें तो हिंदू लोगों को मुस्लिम वर्ग सहायता कर रहा था और मुस्लिम वर्ग की हिंदू सहायता कर रहा था, दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। क्लियर? लेकिन जब 1857 का विद्रोह अंग्रेजों ने दबा दिया, है ना, और उस विद्रोह को दबाने के बाद जब अंग्रेजों ने परिणाम का मूल्यांकन किया कि आखिर विद्रोह हुआ क्यों, है ना, तो एक ब्रिटिश लेखक हैं W. हंटर करके, है ना, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब को नाम दिया इंडियन मुसलमान, है ना। और इंडियन मुसलमान में W. हंटर ने अंग्रेजों को सलाह दी थी कि अगर आप भारत में लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं तो भारत से हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर दीजिए? नष्ट कर दीजिए। अगर आप हिंदू मुस्लिम एकता नष्ट कर देंगे तो भारत में लंबे समय तक आप क्या कर पाएंगे? शासन कर पाएंगे। यही बात अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, है ना, और अंग्रेजों ने भारत के कुछ मुस्लिम नेताओं को अपने फेवर में कर लिया, है ना, जिनमें से कुछ फेमस नाम रहेंगे। एक बड़ा फेमस नाम है सर सैयद अहमद खान का। एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे? विरोधी थे, है ना, और इन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए, मुसलमानों को संगठित किया, मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए 1875 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, है ना। तो पहले व्यक्ति बने सर सैयद अहमद खान। 1906 में मुसलमानों की पार्टी स्थापित हो गई, है ना, मुसलमान कांग्रेस से अलग हो गए, तो अंग्रेज इसका फायदा उठाएंगे, है ना। और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाने के लिए 1909 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान रख दिया कि अगर भारत में कभी चुनाव होंगे, है ना, तो भारत में जब चुनाव होंगे तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र होंगे, अर्थात मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। उन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कौन चुनाव लड़ेगा? मुसलमान। उन सीटों से हिंदुओं को चुनाव लड़ने की अनुमति या अन्य किसी भी धर्म के लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी, है ना। तो इस अधिनियम को सीधा बोले हम कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक
प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जन्म हुआ और इसी अधिनियम के द्वारा भारत के मुसलमानों को पृथक चुनाव क्षेत्र या पृथक निर्वाचक मंडल की क्या की गई, व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचक मंडल का जनक किसे माना जाता है, वायसराय लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इसी के द्वारा भारत से हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने के लिए 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचक मंडल की क्या की गई, व्यवस्था की गई। तो एक था आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें भी कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, 2-3 चीजें याद रखना है कि उद्देश्य क्या है, विधान पार्षदों को शक्तिशाली बनाना, उन्हें प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाना तथा उनका विस्तार करना, है ना। भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद द्वारा निर्मित कानून संपूर्ण भारत के लिए हैं, है ना। इसलिए इस परिषद में अंग्रेजों ने अपना बहुमत या सरकारी बहुमत स्थापित किया, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा निर्मित कानून किसी प्रांत विशेष के लिए हैं, इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ पर गैर सरकारी या भारतीयों का बहुमत क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ठीक, 1907 में भारतीय विधान परिषद में 2 भारतीयों को मनोनीत किया गया था, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, इसी अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो विधि सदस्य जुड़ा था, उस विधि सदस्य के रूप में पहली बार एक भारतीय को नियुक्त किया गया जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। 1892 के अधिनियम में गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तथा इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रस्ताव पारित करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तथा इसी अधिनियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसी अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की क्या की गई, व्यवस्था की गई। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।